हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। इसके अलावा यदि आप दिसंबर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आप लोग तैयार कर सकते हैं बेहतर ढंग से। जहाँ पर आपको पीवाईक्यू है, डेली आप लोगों के लिए सब्जेक्ट्स और पेपर फर्स्ट की पीडीएफ अवेलेबल है। और काफ़ी बेहतरीन अवसर है आप लोगों के पास दिसंबर 2025 का जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, क्योंकि इसके साथ साथ विभिन्न स्टेटों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं और अभी यूपी और राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी चल भी रही है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा एक वीडियो में डीयू में डीयू में पीएचडी के फॉर्म निकले हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो दिसंबर 2025 का नेट क्वालिफाई कर लेंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा अवसर रहेगा। उनका जो फेज सेकंड रहेगा, उस फेज सेकंड के तहत अगर आप क्वालिफाई हैं नेट, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं दिसंबर 2025 वाले के आधार पर। और अभी 9 बजे की जो अपनी क्लास है उसमें अपन जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के प्रीवियस ईयर्स के यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। हालांकि ये पेपर सभी एग्जामों के लिए उपयोगी हैं, तो आप लोग इसको चाहे राजस्थान से हो, चाहे आप दिल्ली से हो, या आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हो, या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, ये सभी आप लोगों के लिए उपयोगी है। तो चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। एक तो आप जो भी हैं आप इनके आंसर साथ साथ देते रहिए ताकि कमेंट्स के माध्यम से हमें आपके इंटरेस्ट का पता लगे। और यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि इस सीरीज़ में आप और कैसा बेहतर पसंद करते हैं, उसके आधार पर अपन वो काम कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि चेस्टर बर्नार्ड के सिद्धांत, विच अमोंग दीज इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑथोरेटिव कम्युनिकेशन बाय द लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड स्टोरी। यानी कि चेस्टर बर्नार्ड के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा किसी संगठन के नेतृत्वकर्ता द्वारा आधिकारिक संचार हेतु आवश्यक शर्त नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है कि जो है उसकी बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी हैवी हो जाते हैं यदि हम इस शब्द को नहीं ध्यान देते हैं। तो एग्जाम में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नॉट एन, देखिए यहाँ पर कैपिटल में भी लिखा है, नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑथोरेटिव कम्युनिकेशन, यानी कि आपका जो है वो संचार हेतु आवश्यक शर्त नहीं है। तो देखो, संचार आपका बोधगम्य होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, संगठन के उद्देश्य के साथ उसमें निरंतरता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी विद पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, साम्यता तो होनी चाहिए, लेकिन कंटिन्यूस सुपरविजन, निरंतर पर्यवेक्षण नहीं होना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार किसी भी संगठन में संचार हेतु बोधगम्यता होनी चाहिए, उद्देश्य के साथ निरंतरता होनी चाहिए और संभाव्यता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का तब तक आप उत्तर दीजिए, मैं थोड़ा डिटेल आपको इसकी बता देता हूँ कि बिहेवियरलिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ थॉट। ये व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित था। तो देखिए, अपन बात करें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद दुनिया के नक्शे पर अनेक देश आज़ाद हुए। स्पेशली जो आज़ाद हुए वो एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो महाद्वीप है, या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसके अनेक कंट्रीज स्वतंत्र हुए। अब समस्या क्या आई कि ये देश स्वतंत्र हो गए, यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई, लेकिन बहुत ही जल्द क्या हुआ कि यहाँ पर जो शासन जो था वहाँ पर तख्ता पलट हो गया, और कहीं पर तानाशाही, कहीं पर निरंकुश शासन व्यवस्थाओं की स्थापना हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो जितने भी राजनीतिक विचारक थे, उनके सामने एक समस्या आई कि उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए, ये सिद्धांत सफल क्यों नहीं हो पाए। तो इसके ऊपर विचार किया गया और दुनिया में एक नई विचारधारा निकल कर आई जिसे व्यवहारवाद या बिहेवियरलिज्म कहते हैं, और जिसके जनक थे डेविड ईस्टन। जिसके जनक कौन थे? डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन द्वारा व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया गया जिसमें मनुष्य के व्यवहार का, यानी कि प्रत्यक्ष व्यवहार का अध्ययन किया जाने लगा और तर्कों के आधार पर इस अध्ययन को किया जाने लगा। तो व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए आपके सामने मैंने कहा प्रत्यक्षवाद, ठीक है, तो लॉजिकल प्रत्यक्षवाद, तार्किक जो पॉजिटिविटी है, तार्किक प्रत्यक्षवाद है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्क्सवादी चिंतन नहीं होगा, न मार्क्सवादी हेबरमास वगैरह हैं तो ये भी नहीं होगा, और औपचारिक संस्थावाद ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तार्किक प्रत्यक्षवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें
कि मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड द सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन द फॉलोइंग कोड्स। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है और जो नीचे दिए गए कूट हैं इनको मिलाना है। तो एक तरफ तो जो विचारधारा है वो है कॉन्सेप्ट्स हैं और एक तरफ जो दिया गया है वो विचारक हैं। तो देखिए अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ टू नॉलेज, दो ज्ञान का सिद्धांत, तो ये जो सिद्धांत दिया गया था ये सुकरात के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सैक्राट्स के द्वारा दिया गया था, सुकरात। ठीक है। और अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड, दो तलवारों का सिद्धांत, तो संत गेगरी सप्तम ने दिया था कि एक ईश्वर की तलवार है और एक राज्य का प्रतीक है। ईश्वर की तलवार में चमक ज्यादा है, तो अधिक चमकीली या ताकतवर चीज का कमजोर पर अधिकार होता है, तो इसका ये हो जाएगा। तो यानी कि ए का 3 है और बी का 4 है, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट अपन बात करें तीन सामाजिक वर्गों का सिद्धांत, तो तीन सामाजिक वर्गों का सिद्धांत दिया था प्लेटो ने और चार कानूनों का सिद्धांत दिया था संत थॉमस एक्विनोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संत थॉमस एक्विनोस का देखो कानून का सिद्धांत काफी प्रचलित है, मध्यकालीन विचारक है संत थॉमस एक्विनोस और पोप ग्रेगरी सप्तम। तो चार प्रकार के कानून बताएं, जैसे अगर हम बात करें तो शाश्वत कानून है, प्राकृतिक कानून है, मानवीय कानून है। तो इन्होंने शाश्वत कानूनों को श्रेष्ठ बताया है और वहीं मानवीय कानूनों को सबसे निकृष्ट बताया है। ईश्वरीय कानून है, तो शाश्वत कानूनों को समझना सबसे कठिन काम है और वो इस मनुष्य की समझ से क्या है, परे हैं। इसके आधार पर प्राकृतिक कानून आए, फिर ईश्वरीय कानून आए और फिर मानवीय कानून आए। तो ये इनका सिद्धांत है। नेक्स्ट, निम्न में से जो पुस्तक है वो मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर लिखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज को ऑथर्ड बाय मार्क्स एंड एंगल्स। तो मार्क्स और एंजल्स दोनों सहयोगी थे और इनके द्वारा जो पुस्तकें हैं, देखिए ये सभी पुस्तकें कार्ल मार्क्स की हैं। दास कैपिटल, पॉलिटिक्स नहीं है, जर्मन आइडियोलॉजी है और द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो जर्मन आइडियोलॉजी हो जाएगा। जर्मन आइडियोलॉजी जो है कार्ल मार्क्स और एंजल्स द्वारा मिलकर लिखी गई है। नेक्स्ट अपन बात करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय जो है उसमें रिवोल्यूशन से संबंधित। द पैलेस वेयर इन 1956 नेवी ओपन रिवोल्यूटेड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में, यानी कि नौसेना जो विद्रोह हुआ था ना भारत का, वह खुला विद्रोह कहाँ से किया था, तो ये बंबई में हुआ था। ये ध्यान रखना, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो आगे जाके कलकत्ता वगैरह चारों तरफ पूरे भारत में फैल गया था। तो ये जो विद्रोह हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, ये बंबई में हुआ था। ठीक है, तो 20,000 सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट अपन बात करें कि किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के नए रूप में वर्णित किया है। तो हु डिस्क्राइब ब्यूरोक्रेसी एज न्यू टर्म ऑफ डेस्पोटिज्म। तो इसने अपनी, देखो एक पुस्तक है न्यू डेस्पोटिज्म। ठीक है, तो जो पुस्तक का नाम ध्यान रखना, न्यू डेस्पोटिज्म। तो इस पुस्तक में उन्होंने जो है, ये हैवार्ड की बुक है और हैवार्ड ने अपनी पुस्तक में नौकरशाही को अधिनायकवाद के रूप में वर्णित किया है। क्योंकि वर्तमान में अगर अपन बात करें ना, तो जो नौकरशाही है इसकी ताकतों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई है। हालांकि जनता में जागरूकता आई है, लेकिन नौकरशाही की ताकतें और भी बढ़ी हैं। तो ऐसी कंडीशन में नौकरशाही ने अपना सभी जगहों पर नियंत्रण स्थापित कर रखा है। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, तो उसको अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप की क्या दी है, संज्ञा दी है, या न्यू डेस्पोटिज्म कहा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबलेड एज एस्टर्न एंड अदर एज रीजन। नीचे दो कथन दिए गए, एक अधिकथन है और एक क्या है, उसका कारण है। तो कथन और कारण वाले क्वेश्चन अपन पढ़ते भी हैं। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इट कमिटेड टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल आप लोगों ने पढ़े भी होंगे कि 10 दिसंबर 1948 को जो है यूएनओ द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी और 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अपन जो है वो मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। अगर इसका रीजन की अगर बात करें, ह्यूमन राइट्स आर एसेंशियल कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर डिग्निटी, बिल्कुल कि मानव अधिकार मानव के विकास और उसकी अस्मिता की आवश्यक शर्तें हैं। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स ऑफ बिलो। तो देखिए इसमें क्या है, ये बिल्कुल सही है, कथन कथन दोनों सही हैं, लेकिन अब अपने को देखना है क्या इसकी ये सही व्याख्या है। तो मानव अधिकार बढ़ावा देने प्रतिबद्ध है। क्यों प्रतिबद्ध है, क्योंकि देखो आप ऐसे क्वेश्चन कर लिया, जब भी सोल्व करो तो उसमें एक शब्द का प्रयोग कर लो, क्योंकि। उसमें एक शब्द का प्रयोग कर लो, क्योंकि।
तो यहाँ पर मानव अधिकार मानव के विकास की अस्मिता की आवश्यक शर्तें हैं, तो क्यों सॉरी, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के प्रतिबद्ध है, क्योंकि मानव अधिकार, बिकॉज मानव अधिकार मानव के विकास और उसकी अस्मिता की आवश्यक शर्तें हैं। तो आप लोग अपने आप समझ जाएंगे कि ए और आर दोनों क्या है, करेक्ट हैं, और ये इसका जो एग्जाम्पल है ये इसकी सही व्याख्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें स्थगन प्रस्ताव। तो ये इंग्लैंड और भारत की संसद की विशेषता है, पार्लियामेंट की। द प्रपोजल ऑफ एन एडजॉर्नमेंट मोशन इज टू स्थगन। देखो, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, काम रोको प्रस्ताव होता है, निंदा प्रस्ताव होता है। तो अलग अलग जो है वो मोशंस हैं। एडजॉर्न मोशन, अभी अपन बात करें एडजॉर्नमेंट मोशन की, स्थगन प्रस्ताव। तो देखिए, अगर अपन बात करें, एक तो इसके लिए 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, जिस सदन में लाया जा रहा है उसके 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। ये विपक्ष का एक फंडा भी होता है सरकार के ऊपर जो दबाव बनाने के लिए या नियंत्रण स्थापित करने के लिए। अब देखो, स्थगन यानी कि किसी काम को रोक दो, यानी कि जो काम चल रहा है उसको कुछ समय, जैसे सदन को स्थगित कर दिया, तो कुछ समय के लिए उसको क्या कर दिया, रोक दिया, ये स्थगित कर दिया। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि स्थगन कब रोका जाएगा, तो जब क्या हो, किसी विशेष मुद्दे को उठाया जाए, किसी विशेष मुद्दे को उठाया जाए संसद में। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, यहाँ पर ये काम किया जाएगा। तो सरकार की निंदा करनी है तो निंदा प्रस्ताव आएगा, ठीक है, सेंसोर मोशन आएगा। तो विधेयक को सदन में प्रस्तावित करने की अनुमति मांगना, नहीं बिल्कुल। बजट में कटौती लाना, तो वो तो अलग प्रस्ताव आते हैं, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, इसका डी अपने आप राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कटौती प्रस्ताव वगैरह वो अलग आते हैं। तो अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना, ठीक है। ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस ऑफ टू ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो जो क्या होता है इसमें कि जो लोक महत्व के जो मुद्दे होते हैं उसको तुरंत उठाने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, आप अपने कमेंटों के माध्यम से उत्तर देना जारी रखें। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर अपोजिट टू ईच अदर। तो निम्न में से किसने, किस विचारक के अनुसार स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। किसने कहा है ये कथन, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। तो देखिए, एक तो हम इसका जो कथन पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये जो कथन पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अपन चर्चा करें कि अगर हम जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये हमेशा स्वतंत्रता पर बल देते हैं, और भारत जैसे देश हैं ये समानता पर बल देते हैं। तो अब कौन ज्यादा बेटर है। तो देखिए, आपने एक कथन सुना होगा कि यदि समानता गेट से आती है, यदि समानता गेट से आती है तो स्वतंत्रता खिड़की से निकल जाती है, तो स्वतंत्रता खिड़की से निकल जाती है, ठीक है। तो ये काफी फेमस कथन रहा है। तो समानता और स्वतंत्रता को आप पढ़ते भी हैं कि एक दूसरे के पूरक भी हैं, और कुछ विचारक कहते हैं कि एक दूसरे के विरोधी भी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन सा जो विचारक है इसको समानता को एक दूसरे का विरोधी कहता है, तो ये एफ ए हैक हो जाएंगे, ठीक है। एफ ए एक ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी माना है, बाकी जो तीनों हैं ये स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें कि हु अमोंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड वेव ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है। तो निम्न में से कौन विश्वव्यापी लोकतांत्रिकरण की तीसरी लहर की संकल्पना से संबंधित है, ठीक है। तो डेमोक्राइजेशन का जो यहाँ पर अपन चर्चा करें, अगर डेमोक्रेसी की अपन बात करें तो डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्द कौन कौन से, डेमोस प्लस क्रेटिया, डेमोस प्लस क्रेटिया, यहाँ आपको सी भी मिल सकता है। और डेमोस यानी कि भीड़, और क्रेटिया यानी कि शक्ति। तो इसको भीड़ की शक्ति या क्या कहा जाता है, जनता की शक्ति कहा जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वेव, तो ये सैमुअल पी हटिंगटन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल पी हटिंगटन हो जाएगा, जिन्होंने लोकतंत्र को, विश्वव्यापी लोकतंत्र की तीसरी लहर की जो संकल्पना दी है। पहली लहर जो लगभग 18वीं सेंचुरी या 19वीं सेंचुरी की जो शुरुआती थी, उसकी अगर अपन बात करें 1828 से 1926 तक पहली लहर है। फिर 1968 तक जो थी वो दूसरी लहर है, और उसके बाद जो पुर्तगाल जैसे देशों में जो लहर आई उसको सैमुअल पी हटिंगटन तीसरी लहर के नाम से बताते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, हु फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, और ये ब्रह्म समाज से अलग होकर बनी थी और बाद में ये ब्रह्म समाज में ही वापस शामिल हो गई थी। नेक्स्ट मैस्लो, ये थोड़ा सा साइकोलॉजी का क्वेश्चन है
कि मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम निम्न में से कौन सा सर्वाधिक निचले स्तर पर आता है। विच ऑफ दीज ऑक्यूपाई द लोवेस्ट लेवल इन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो इसमें जो शारीरिक आवश्यकता है वो सबसे लोवेस्ट है, निचला स्तर पर है, फिजिकल जो आवश्यकताएं हैं, और आत्मबोध की आवश्यकता टॉप पे है। इसका ध्यान रखना, अगर टॉप पे पूछ ले तो वो आत्मबोध की आवश्यकता है। नेक्स्ट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन भी है, मैं ये कहूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आज करेक्ट विथ रेफरेंस ऑफ दिस करंट स्टेटस ऑफ द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है आफ्टर द 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या कह रहा है कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके बाद संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया। तो संपत्ति के अधिकार को जो अनुच्छेद 31 में था, ये जो पहले 7 मौलिक अधिकार थे, इनमें से एक मौलिक अधिकार हटा दिया, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के तहत आजकल कानूनी अधिकार की श्रेणी में शामिल कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में जो दिए गए हैं आर्टिकल 19(1)(f), आर्टिकल 19(1)(f यानी कि 6, और अनुच्छेद 31 को भाग 3 से अनुच्छेद 19(1)(6) और अनुच्छेद 31 को निश्चित कर दिया है। तो देखिए अनुच्छेद 19(1) जो 6 है, इसमें जो स्वतंत्रता है वो संपत्ति की स्वतंत्रता है। इसमें जो स्वतंत्रता थी संपत्ति की स्वतंत्रता, तो संपत्ति का जब मौलिक अधिकार ही हटा दिया तो संपत्ति की स्वतंत्रता भी हटा दी, और अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया, निश्चित कर दिया। तो इसे भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत प्रतिस्थापित कर दिया। तो इट वाज सब्स्टिट्यूट अंडर आर्टिकल 301A इन पार्ट 12। देखो भाग 12 तो ठीक है, लेकिन अनुच्छेद मैंने आपको यहाँ बताया कि अनुच्छेद कौन सा है, 300 क। तो ये 300, अगर यहाँ पर 300 होता जब तो सही हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। और यह एक विधिक अधिकार, लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार बनकर रह गया है। तो कथन 1 सही है और कथन 3 सही है। तो कथन 1 और 3, ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो देखिए इसका तो ग्रेबियर आमंड जो है वो इनके द्वारा सबसे पहले जो है पॉलिटिकल कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन लेकर आया था, ग्रेबियर आमंड लेकर आए थे। और फिर इसके बाद ल्यूशियन पाई का भी महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा है। तो जी आमंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत है, या हम बात करें सबसे शुरुआती सिद्धांत क्या है। और ओरिजिन ऑफ द स्टेट, जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। अब देखो ये सभी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। शक्ति सिद्धांत है, पितृसत्तात्मक, ये मातृ सत्तात्मक, देवीय सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत है। इसका आप लोग पढ़ते भी हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन भी अपन करते हैं इनका। तो सामाजिक समझौता है, पितृसत्तात्मक है, शक्ति सिद्धांत है। तो इसका जो सबसे पुराना सिद्धांत है वो डिवाइन थ्योरी हो जाता है। देवीय सिद्धांत सबसे प्राचीन है। और देवीय सिद्धांत की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या है, राजा को जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, और राजा की जो प्रत्येक जो आदेश है उसको मानना आवश्यक है। तो प्रजा इसके प्रत्येक आदेशों को मानेगी और राजा प्रजा के किसी भी आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो आज के सेशन में लगभग ये अपन ने काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा ये सेशन। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी जो भी कमेंट्स हैं आप ज़रूर करते रहिए, ताकि आने वाले जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हमें प्राप्त होते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।